मुंबई की जगमगाती रोशनी के बीच महाराजा पैलेस होटल अपनी भव्यता में चमक रहा था। शहर के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों के लिए यह एक पसंदीदा ठिकाना था। उसी शाम होटल के प्राइवेट डाइनिंग हॉल में एक विशेष डिनर का आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता थे आरव मेहता, देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक। आरव, जो अब 50 की उम्र पार कर चुका था, अपनी तेज निगाहों, शांत स्वभाव और लोहे जैसी निर्णय शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके साथ बैठी थी उसकी पत्नी जया मेहता, साड़ी में लिपटी, गहनों से सजी एक शालीन और रहस्यमयी महिला, जिसकी मुस्कान में एक खालीपन छिपा था। टेबल पर एक तीसरा व्यक्ति भी था, अबू धाबी से आए कारोबारी मिस्टर फिरोज अल रहमान, जिनके साथ आरव एक बहुकरोड़ रुपए का करार करने वाले थे। डील लगभग पक्की थी। मीडिया को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन यह करार मेहता ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकता था। डिनर की शुरुआत भव्यता से हुई। सुनहरे प्लेटों में परोसा गया राजस्थानी खाना, सुगंधित वाइन और धीमी शास्त्रीय संगीत की धुन। लेकिन आरव की नजरें कई बार जया की ओर गईं। जया कुछ ज्यादा ही चुप थी, उसकी आंखों में कुछ असहज सा था। लेकिन आरव को इससे ज्यादा फुर्सत नहीं थी, वह फिरोज से डील की आखिरी शर्तों पर बात कर रहा था। जैसे ही वेटर ने मुख्य व्यंजन परोसा, एक तेज चीख ने पूरे हॉल की शांति को चीर दिया। रुको, मत खाओ, उस खाने में जहर है। सभी चौंक गए। दरवाजे के पास एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, मैले कुचैले कपड़े, उलझे बाल, नंगे पैर। उसकी उम्र 12 या 13 साल रही होगी। उसकी आंखों में डर और हिम्मत एक साथ चमक रहे थे। वेटर और गार्ड तुरंत उसकी ओर भागे, लेकिन लड़की चिल्लाती रही, उसने जहर मिलाया है, आपकी बीवी ने। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। जया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मेहमान स्तब्ध रह गए। फिरोज ने पानी का गिलास रखा और एक कदम पीछे हट गए। लड़की, जिसका नाम बाद में पता चला कि रानी था, ने सीधे आरव को देखा और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। पीछे के दरवाजे से आपकी बीवी बाहर गई थीं। उन्होंने एक आदमी से एक छोटा सा सफेद पाउडर लिया और फिर किचन में चली गईं। उसके बाद वो खाना आया। होटल के मैनेजर ने गुस्से में कहा, इस बच्ची को तुरंत बाहर निकालो। ये क्या बकवास कर रही है? लेकिन आरव ने हाथ उठाया। उसकी नजरें रानी पर टिकी थीं। वह लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, उसकी आंखों में जो डर था, वह बना हुआ नहीं लग रहा था। रुको, आरव ने कहा, खाने की जांच करो। किसी को खाने को हाथ मत लगाने दो। वेटर रुक गए। जया ने चुपचाप कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। उसके होंठ सूख गए थे। तुमने क्या कहा? लड़की, आरव ने नरम लेकिन सख्त आवाज में पूछा। मैं बाहर भीख मांग रही थी, रानी ने कांपती आवाज में कहा। मैंने देखा कि एक आदमी लंबा चश्मा पहने आपकी बीवी को कुछ दे रहा था। वो पाउडर था, सफेद। उन्होंने उसे अपने पर्स में रखा और किचन की तरफ गईं। जया ने अब बोलने की कोशिश की। ये बच्ची झूठ बोल रही है। मैं किचन गई थी क्योंकि शेफ मुझे खास डिश दिखाना चाहता था। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जया ने जवाब नहीं दिया। रानी अब डर के बावजूद साहस दिखा रही थी। आप चाहें तो मुझे पुलिस के पास ले जाइए, लेकिन खाना मत खाइए। उसी वक्त आरव ने अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल किया, जो पास ही एक समारोह में था। उन्होंने तुरंत खाने के नमूने की जांच करने को कहा। गंभीर सन्नाटा छा गया। फिरोज उठ खड़े हुए। मिस्टर मेहता, शायद ये किसी का बदनाम करने का प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है हमें ये डिनर यहीं खत्म करना चाहिए। आरव ने सहमति में सिर हिलाया।
रानी अब एक कोने में खड़ी थी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो डरी नहीं। उसकी नजरें जया पर जमी थीं। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर आया और पूरा सैंपल लिया। उसने कहा, सतही जांच से कोई तेज जहर नहीं दिखता, लेकिन एक पाउडरनुमा तत्व जरूर मिला है जो आमतौर पर खाने में नहीं होता। हमें लैब टेस्ट कराना होगा। आरव का चेहरा कठोर हो गया। उसने वेटरों से कहा, कोई भी इस खाने को हाथ न लगाए। इसके बाद उन्होंने होटल मैनेजर से कहा, इस लड़की को बाहर मत निकालो, उसे मेरे साथ भेजो, मैं उससे बात करना चाहता हूं। जया कुछ कहने ही वाली थी कि आरव ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसमें एक अलग भाव था, संदेह का। जया चुप हो गई। रात का खाना बर्बाद हो चुका था, लेकिन जो टूट चुका था वो सिर्फ एक डिनर नहीं था, एक रिश्ता, एक विश्वास, शायद एक पूरी जिंदगी। रात के उस हंगामे के बाद महाराजा पैलेस के डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया था। मेहमान एक एक करके निकल गए, लेकिन आरव वहीं बैठा रहा, चुप, स्थिर और सोच में डूबा हुआ। सामने की थाली अब भी वहीं रखी थी, उसके ऊपर चांदी की ढक्कन अब तक नहीं हटाई गई। रानी एक कोने में बैठी थी, थकी हुई, लेकिन आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। उसके पैर गंदे थे, बाल बेतरतीब और कपड़े फटे हुए, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे माहौल पर भारी पड़ रही थी। जया चुपचाप अपनी साड़ी की पल्लू से पसीना पोंछ रही थी। आरव की नजरें अब भी उस पर टिकी थीं, न नफरत न प्यार, सिर्फ एक सवाल, क्या यह सच है? आरव ने धीरे से पूछा, तुम किचन में क्यों गई थीं, जया? जया ने कुछ पल तक चुप्पी साधे रखी, फिर बोली, मैंने तुम्हें बताया था, शेफ मुझे एक नई डिश दिखा रहा था। क्या कोई और गवाह है? आरव का स्वर अब भी शांत था, लेकिन भीतर से कुछ दरक रहा था। वहां कोई स्टाफ था, लेकिन मैंने उस आदमी को नहीं देखा जिसे ये बच्ची कह रही है। आरव ने सिर झुकाया। कुछ तो गड़बड़ थी। रानी की कहानी जितनी असंभव लग रही थी, उतनी ही साफ भी थी। वो डर नहीं रही थी, न घबरा रही थी, और उसकी आंखों में जो देखा था उसने वो बनावटी नहीं लग रहा था। तुमने उस आदमी को देखा कैसे? आरव ने रानी से पूछा। रानी बोली, मैं होटल के पिछले गेट के पास बैठी थी, खाना मांगने। तभी एक काली कार आई। उसमें से एक आदमी निकला, लंबा, दुबला, चश्मा पहने। उसने एक छोटा पैकेट निकाला और आपकी बीवी के हाथ में दिया। फिर वो अंदर चली गईं। मैं चुपचाप पीछे से देखती रही। आरव ने पूछा, क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो अगर फिर से देखो? रानी ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया, हाँ। आरव ने एक गहरी सांस ली और होटल के सुरक्षा अधिकारी को बुलाया। पिछले गेट की सारी सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, आज शाम की, खासकर 7 बजे से 8:30 बजे के बीच। जया अब बेचैन होने लगी थी। आरव, ये पागलपन है। तुम इस लड़की की बातों पर शक कर रहे हो, मुझ पर? मैं किसी पर शक नहीं कर रहा, आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। रात के 11 बज चुके थे। होटल का स्टाफ सीमित हो गया था। सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि फुटेज सुबह तक उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक आरव ने फैसला किया कि रानी को होटल से नहीं जाने दिया जाएगा। होटल मैनेजर असमंजस में था। सर, हम किसी बेघर बच्ची को होटल में नहीं रख सकते। उसके लिए एक रूम बुक कर दो, आरव ने आदेश दिया, और अगले 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी तैनात करो। जया चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ असहजता नहीं, डर था। सुबह के 4 बजे तक आरव सो नहीं सका। वह अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में बैठा, पुराने प्रोजेक्ट फाइलें उलट पलट रहा था। उसकी आदत थी जब मन उलझे तो काम में डूब जाना। लेकिन आज कुछ अलग था।
बार बार उसके दिमाग में रानी का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई भूली हुई परछाई हो। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। डॉक्टर का कॉल था। सर, जो पाउडर हमने खाना से निकाला था वो जहर नहीं है, लेकिन उसमें डायज़ेपाम की मात्रा पाई गई है। एक तरह की नींद की दवा है, अधिक मात्रा में दी जाए तो व्यक्ति घंटों तक बेहोश रह सकता है। आरव सन्न रह गया। जहर नहीं, लेकिन क्यों? वह तुरंत रानी के कमरे की ओर बढ़ा। वो सो रही थी, लेकिन दरवाजे के बाहर 2 गार्ड तैनात थे। फिर वो सीधा जया के कमरे में गया। तुम्हें कुछ कहना है? उसने दरवाजा खोलते ही पूछा। जया ने आंखें उठाईं। वो जाग रही थी। क्या सच में तुमने दवा मिलवाई थी? आरव का स्वर अब सख्त था। जया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दो। आरव पीछे हट गया। कहो। वो जहर नहीं था। वो एक दवा थी, नींद की दवा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो डील साइन करो। डील? आरव चौंका। वो आदमी फिरोज भरोसे के लायक नहीं है। मैं उसे जानती हूं। उससे पहले भी मिल चुकी हूं। वो सब दिखावा कर रहा है। अगर तुम वो डील साइन करते तो कंपनी पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाता। तो तुमने मुझे बेहोश करना चाहा? आरव की आवाज अब गूंजने लगी। मैंने तुम्हें रोकने का दूसरा तरीका नहीं पाया, जया ने धीरे से कहा। मुझे माफ कर दो। आरव पीछे हट गया। अब हर चीज धुंधली लग रही थी, रिश्ते, शब्द, सच्चाई। और रानी? वो कैसे जान गई सब कुछ? उस सुबह सीसीटीवी फुटेज आई। एक फ्रेम में साफ दिख रहा था जया एक आदमी से पीछे गेट पर मिल रही थी। लंबा, चश्मा लगाए, हाथ में एक सफेद लिफाफा। आरव ने वीडियो रोक दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गई थीं। उस आदमी को ढूंढो, उसने कबीर को कॉल कर कहा, और उस लड़की को भी अब उससे सच्चाई जाननी होगी। सुबह की पहली रोशनी महाराजा पैलेस होटल की खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी, लेकिन आरव मेहता के भीतर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें अब भी उसकी आंखों में जमी थीं। जया का वह क्षणिक हिचकिचाहट भरा चेहरा और उसके सामने खड़ा वह चश्मा पहने आदमी, सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था, जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। आरव ने कॉफी का कप हाथ में लिया, लेकिन एक घूंट भी नहीं पी सका। उसका ध्यान बार बार उस छोटी सी लड़की की ओर चला जाता। रानी, अगर वह नहीं आई होती, अगर उसने वह चीख न लगाई होती, तो शायद यह सब कभी सामने ही न आता। वह धीरे धीरे रानी के कमरे की ओर गया। दरवाजा खटखटाने पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। रानी बिस्तर के कोने पर बैठी थी, दोनों घुटनों को सीने से लगाए, जैसे अपने ही शरीर में सिमटकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हो। डर मत, आरव ने धीमे स्वर में कहा। मैं बस बात करना चाहता हूं। रानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी, लेकिन उनमें अब भी वही अडिगपन था। मुझे पता है तुमने बहुत बड़ा खतरा उठाया, आरव ने कहा। तुम सच बता सकती थीं या चुप रह सकती थीं। तुमने सच चुना। क्यों? रानी कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, क्योंकि अगर मैं चुप रहती तो कोई मर जाता। मैंने पहले भी देखा है लोग मरते हुए, जब कोई नहीं बोलता। आरव का दिल जैसे एक पल को रुक गया। तुम्हारे माता पिता? रानी ने सिर झुका लिया। माँ तो बहुत पहले चली गईं। पिता वो काम पर गए थे, एक बिल्डिंग में, फिर वापस नहीं आए। आरव ने ध्यान से सुना।
कहाँ काम करते थे? निर्माण साइट पर। ऊंची इमारतें बनाते थे, रानी ने कहा। एक दिन कहा था, आज ऊपर काम है, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन शाम आई, वो नहीं आए। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनके भीतर सालों का दर्द छिपा था। आरव को अचानक अपनी ही जिंदगी का एक दृश्य याद आया, 3 साल पहले, जब उसका बेटा एक सड़क दुर्घटना में चला गया था। वह भी एक शाम थी, और वह भी लौटकर नहीं आया। उसके बाद आरव ने पूछा। किसी ने कुछ नहीं बताया, रानी बोली। बस कहा गया कि हादसा था। थोड़े पैसे दिए गए, फिर सब खत्म। आरव की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। निर्माण स्थल, हादसा, मुआवजाए शब्द उसके लिए अनजान नहीं थे। मेहता ग्रुप के दर्जनों प्रोजेक्ट्स, सैकड़ों कॉन्ट्रैक्टर्स और हजारों मजदूर। क्या यह संभव था कि यह लड़की उसी सिस्टम की एक भूली हुई परछाई हो? उसी वक्त उसके फोन पर कॉल आया। कबीर था। आरव, कबीर की आवाज गंभीर थी। मैंने उस आदमी के बारे में कुछ पता लगाया है। नाम है समीर कपूर। पहले तुम्हारी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। 3 साल पहले निकाला गया था फ्रॉड के आरोप में। आरव ने आंखें बंद कर लीं। मुझे पता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, कबीर ने आगे कहा। उसका जया से पुराना रिश्ता रहा है, कॉलेज के दिनों का। आरव के भीतर कुछ टूट सा गया। और अभी अभी भी संपर्क में है। वो आदमी खाली बदला नहीं चाहता। उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो जया को कंट्रोल कर रहा है। आरव ने फोन नीचे रखा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रानी उसे देख रही थी, जैसे समझ गई हो कि कुछ और भी गंभीर चल रहा है। तुम डर रही हो? आरव ने पूछा। रानी ने सिर हिलाया। डर तो हमेशा रहता है, लेकिन मैं भागना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अगर मैं भाग गई तो फिर कोई नहीं बोलेगा, रानी ने कहा। और फिर कोई और मर जाएगा। आरव ने पहली बार महसूस किया कि यह बच्ची सिर्फ एक गवाह नहीं थी। वह किसी तरह की चेतावनी थी, एक आईना जो उसे उसकी ही बनाई दुनिया दिखा रहा था। दोपहर तक कबीर होटल पहुंच गया। उसने रानी को देखा, उससे कुछ सवाल पूछे, भी सवाल जो एक जांच अधिकारी पूछता, लेकिन आवाज में कठोरता नहीं बल्कि संवेदना थी। अगर वो आदमी सामने आ जाए तो पहचान लोगी? कबीर ने पूछा। रानी ने बिना झिझक कहा, हाँ। उसकी चाल, उसकी आवाज सब याद है। कबीर ने आरव की ओर देखा। ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही। आरव ने सिर हिलाया। मुझे पता है। समीर अभी गायब है, कबीर ने कहा। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ऐसे लोग हमेशा वही रहते हैं जहां उन्हें लगता है कि नियंत्रण उनके हाथ में है। और जया? आरव ने पूछा। कबीर ने थोड़ी देर सोचा। वो फंसी हुई है। अपराधी या पीड़िताएं अभी साफ नहीं है। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। लोगों को इस होटल के भीतर चल रहे तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। रानी को सुरक्षित रखना होगा, कबीर ने कहा। अगर समीर को पता चल गया कि वही बच्ची सब कुछ जानती है तो। मैं जानता हूं, आरव ने बीच में कहा। अब वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जरूरत है। शाम होते होते आरव ने एक फैसला कर लिया था। यह सिर्फ एक डिनर, एक डील या एक शक की बात नहीं थी। यह उन फैसलों की कीमत थी जो उसने सालों पहले लिए थे और जिनका बोझ आज एक छोटी लड़की अपने कंधों पर ढो रही थी। रानी खिड़की के पास खड़ी थी, नीचे चलती गाड़ियों को देख रही थी।
आरव उसके पास आया। तुम अब अकेली नहीं हो, उसने कहा, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। रानी ने उसकी ओर देखा। मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए, उसने कहा, मुझे सच चाहिए। आरव ने महसूस किया ही तो वह शब्द था जिससे वह खुद भी सालों से भागता रहा था, और अब सच उनके दरवाजे पर खड़ा था। मुंबई की भीड़भाड़ से दूर भायंदर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे माले की खिड़की से एक आदमी बाहर झांक रहा था। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। समीर कपूर जानता था कि अब वक्त उसके खिलाफ हो चला है। वो एक ऐसे खेल में था जहां मोहरें उसकी थीं, लेकिन बाजी अब फिसलती जा रही थी। उसी समय आरव मेहता अपने कार्यालय में बैठा समीर की पुरानी फाइलें खंगाल रहा था। सालों पहले जब समीर को कंपनी से निकाला गया था, तब मामला छोटा सा दिखता था, बजट में कुछ गड़बड़ी, दस्तावेजों में फेरबदल। लेकिन अब जब उसकी कड़ियां जया के अतीत से जुड़ रही थीं, आरव समझने लगा था कि कुछ बहुत गहरा छिपा था। कबीर, भायंदर में हमारे एक पुराने प्रोजेक्ट की साइट थी न? आरव ने पूछा। कबीर, जो पास ही बैठा था, तुरंत जवाब दिया, हाँ मेहता, ग्रीन विस्टा। वहां मजदूरों की एक बड़ी टीम काम कर रही थी। उसी दौरान एक दुर्घटना हुई थी, स्ट्रक्चर गिर गया था। एक आदमी की मौत हुई थी। आरव की सांस अटक गई। क्या उस मजदूर का नाम तुम्हें याद है? कबीर ने फाइल पलटी। राजेश कुमार, उम्र 38 साल। पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। एक बच्ची थी 9 साल की। आरव का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उस बच्ची का नाम? कबीर ने धीरे से कहा, रानी। एक सन्नाटा कमरे में छा गया। आरव की आंखें फाइल पर टिक गईं। एक मजदूर, एक हादसा, एक भूली हुई रिपोर्ट, और आज वही बच्ची सामने खड़ी थी, सच का चेहरा बनकर। तो समीर जानता था, आरव ने धीरे से कहा। वो जानता था कि हमने उस केस को दबा दिया था, और यही उसकी ताकत बनी, कबीर ने कहा। उसके पास वो सारे दस्तावेज हैं जो दिखा सकते हैं कि कैसे कंपनी ने उस हादसे को एक्सीडेंट बताकर मामला बंद कर दिया था। और जया? आरव ने धीरे से पूछा। उसने उस रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे, कबीर बोला। उस वक्त वो लीगल हेड थी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसका एक दस्तखत एक दिन उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगा। आरव की नजरें अब दूर शून्य में थीं। एक तरफ उसकी पत्नी, जिसने शायद मजबूरी में झूठ बोला था। दूसरी तरफ एक बच्ची, जो उस झूठ की सबसे बड़ी कीमत चुका चुकी थी। समीर ने जया को ब्लैकमेल किया, कबीर ने कहा। पहले पैसे के लिए। फिर जब जया ने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, तो उसने तुम्हारे खिलाफ चाल चली। खाने में दवा मिलवाना, रानी को डराने की कोशिश, ये सब उसी का हिस्सा था। आरव ने सिर झुका लिया। और रानी? क्या उसने ये सब सुना, देखा, या फिर ये सब संयोग है? संयोग नहीं, कबीर बोला। वो लड़की बहुत चालाक है, लेकिन मासूम भी। शायद किस्मत ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसके पास सच के अलावा कुछ नहीं बचा था। शाम ढलने लगी थी। आरव और कबीर एक गाड़ी में भायंदर की ओर निकल चुके थे। रास्ते में आरव चुप था। वह उस दिन को याद कर रहा था जब रानी पहली बार उसके सामने आई थी, फटे कपड़ों में, लेकिन आंखों में आग लिए हुए। भायंदर की गलियां अब अंधेरे में डूबने लगी थीं। कबीर ने गाड़ी रोकी। यही वो बिल्डिंग है जहां समीर ठहरा हुआ है, एक मुखबिर ने जानकारी दी है। आरव ने बाहर देखा, एक जर्जर बिल्डिंग, सीढ़ियां टूटी हुई, दीवारों पर सीलन। किसी समय शायद यहां जीवन रहा होगा, अब सिर्फ सन्नाटा। कबीर ने इशारा किया और दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे।
तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही कबीर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कबीर ने इशारा किया और दरवाजा धकेल दिया। अंदर से खुला हुआ था। कमरे में एक गंध थी, पुरानी शराब, धुएं और भय की। एक कोने में दस्तावेजों का ढेर था। एक पुराना लैपटॉप खुला पड़ा था। वो भाग चुका है, कबीर ने धीरे से कहा। आरव ने तुरंत लैपटॉप की स्क्रीन देखी। एक फोल्डर खुला था। नाम था मेहता_सीक्रेट्स। उसमें कई फाइलें थीं, जया की ईमेल्स, पुराने प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट और एक स्कैन की गई पुलिस रिपोर्ट राजेश कुमार की मौत पर आधारित। नीचे दस्तखत थे जया मेहता के। आरव ने कुछ देर स्क्रीन को देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। अब क्या? कबीर ने पूछा। अब इस खेल को यहीं खत्म करना होगा, आरव ने कहा। मैं भाग नहीं सकता। वापसी की गाड़ी में आरव ने कबीर से कहा, रानी को कहीं और शिफ्ट करो। कोई ऐसी जगह जहां समीर का कोई आदमी न पहुंच सके। वो सुरक्षित रहेगी, कबीर ने आश्वासन दिया। और जया? कबीर ने पूछा। आरव चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, उसे भी सच का सामना करना होगा। अगर हम खुद से भागते रहेंगे तो हमारे पीछे कोई और हमेशा कीमत चुकाएगा, जैसे रानी ने चुकाई। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए आरव को पहली बार लगा कि उसकी दुनिया, जिसे वह सालों से नियंत्रित समझता था, अब उसके हाथ से फिसल रही थी। और यह ठीक भी था, क्योंकि शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक हम उन्हें गले न लगा लें। और अब सच्चाई बहुत करीब थी, बहुत खतरनाक, लेकिन शायद मुक्ति देने वाली भी। रात के सन्नाटे में भी मेहता हाउस की दीवारों पर एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। हवाएं शांत थीं, लेकिन घर के भीतर सब कुछ थरथरा रहा था। रानी को कबीर ने एक विश्वसनीय एनजीओ के सुरक्षित आश्रय में पहुंचा दिया था, जहां वो फिलहाल एक गुप्त नाम से रह रही थी। समीर के लैपटॉप से मिले दस्तावेजों ने अब आरव की शंकाओं को यकीन में बदल दिया था। लेकिन अब भी कई सवाल बाकी थे, और सबसे बड़ा सवाल जया को लेकर था। अगली सुबह आरव अपने स्टडी रूम में बैठा पुराने मेल्स पढ़ रहा था। जया की कंपनी के समय की भेजी गई फाइलों में से कुछ मेल्स ऐसे थे जिनमें स्पष्ट था कि उसे राजेश कुमार की मृत्यु की सूचना थी, और उसने उन कागजों पर हस्ताक्षर किए थे जो पूरे मामले को निर्माण संबंधी दुर्घटना बताकर बंद करते थे। आरव का हाथ कांप गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जया, जिसे वह एक संवेदनशील, न्यायप्रिय और पारदर्शी इंसान मानता आया था, ऐसे किसी कवरअप का हिस्सा हो सकती थी। जया उस समय घर में नहीं थी। वह कल रात से ही अपने कमरे में बंद थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। आरव ने धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, धीमी और भारी, कौन है? मैं हूं, आरव ने जवाब दिया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे से खुला। जया सामने खड़ी थी, बिना मेकअप, थकी हुई आंखें, बाल बिखरे हुए। ये वही जया नहीं थी जिसे दुनिया जानती थी। ये एक औरत थी जो अपने ही फैसलों के मलबे में दबी हुई थी। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? जया ने खुद ही कहा। नहीं, आरव बोला। अब मुझे कुछ जानना है। जया ने दरवाजा पूरा खोल दिया और एक ओर बैठ गई। आरव भी सामने की कुर्सी पर बैठ गया। समीर कपूर, आरव ने कहा, तुम्हारा पुराना जानकार है। जया की आंखें झपकीं, लेकिन वह चुप रही। उसके पास हमारे पुराने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स हैं, आरव ने आगे कहा। राजेश कुमार की मौत, तुम्हारे दस्तखत, कंपनी की लीगल क्लीन चिट, सब कुछ। जया ने सिर झुका लिया। मुझे मालूम था एक दिन तुम जान जाओगे। तुमने क्यों किया ये सब? आरव का स्वर संयत था, लेकिन भीतर से ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। क्योंकि मुझे कहा गया था,
जया ने धीरे से कहा। उस समय मैं सिर्फ लीगल हेड थी। वरिष्ठ अधिकारी मुझे आदेश दे रहे थे। रिपोर्ट तैयार थी, दस्तावेज सामने थे और मुझे सिर्फ दस्तखत करने थे। लेकिन तुम जानती थीं कि एक निर्दोष मजदूर की मौत हुई है, आरव ने कहा। हाँ, जानती थी, जया ने आंसू रोकते हुए कहा। लेकिन मैं डर गई थी। तुम्हारे करियर का, कंपनी की प्रतिष्ठा का और अपने भविष्य का सोचकर चुप रही। और अब, आरव ने पूछा। अब मैं हर दिन उस गलती की सजा भुगत रही हूं, जया बोली। समीर ने उस फाइल की तस्वीरें खींच ली थीं। जब उसे कंपनी से निकाला गया, तब उसने मुझे संपर्क किया। पहले पैसे मांगे, फिर चुप रहने की धमकी दी। फिर जब उसे लगा कि मैं डर नहीं रही, तो उसने तुम्हारे खिलाफ चाल चलनी शुरू की। और तुमने उसका साथ दिया। आरव की आवाज में अब आक्रोश साफ था। नहीं, जया ने तुरंत कहा। मैंने उसकी कोई भी योजना में सीधे हिस्सा नहीं लिया। लेकिन हाँ, जब उसने कहा कि तुम्हें उस डील से रोकना जरूरी है, तो मैंने दवा का सहारा लिया। मैंने सोचा, अगर तुम एक रात उस डील से दूर रहो, तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगी। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? आरव का स्वर अब टूटा हुआ था। क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम मेरी बात सुनोगे। तुम उस समय सिर्फ अपने बिजनेस में लगे हुए थे और तुम्हें मेरी बातें बहाने लगती थीं। मैंने सोचा, ये एकमात्र रास्ता है। आरव ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जया को दोष दे या उसकी मजबूरी को समझे। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर जया ने कहा, मैं रानी से मिलना चाहती हूं। आरव ने उसकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी मां नहीं बन सकती, लेकिन शायद एक इंसान की तरह उससे माफी मांग सकती हूं। उसकी जिंदगी बर्बाद करने में मेरी भूमिका रही है और मुझे यह स्वीकार करना होगा। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें माफ कर दे? आरव ने पूछा। नहीं, जया बोली। मैं चाहती हूं कि वो मुझे समझे। मैं चाहती हूं कि वो मेरी वजह से खुद पर विश्वास न खोए। आरव ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से कहा, वो तुमसे मिलना चाहे या नहीं, ये उसका निर्णय होगा। लेकिन तुम्हें उससे मिलने का अधिकार है। क्योंकि सच्चाई से भागने की बजाय तुम उसका सामना कर रही हो। और यही सबसे पहला कदम है। जया की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। आरव खड़ा हुआ। अब हमें मिलकर यह तय करना है कि समीर को कैसे रोका जाए। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक संकट नहीं है। यह उस बच्ची की जिंदगी का सवाल है और हमारी आत्मा का भी। जया ने सिर हिलाया। आरव कमरे से बाहर निकल गया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में स्पष्टता थी। जया की सच्चाई ने उसे झकझोर दिया था, लेकिन साथ ही उसे एक नई जिम्मेदारी भी दी थी। गलतियों का प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। और अब वक्त आ गया था कुछ ऐसा करने का जिससे न केवल रानी की जिंदगी बदले, बल्कि वह पुराना पाप भी धोया जा सके जो सालों पहले चुप्पी के नाम पर किया गया था। जया अकेली बैठी थी, लेकिन पहली बार उसने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। शायद सच बोलने के बाद ऐसा ही होता है। शायद यही पहला कदम होता है छूटे हुए इंसान बनने की ओर। समीर कपूर के कमरे से बरामद दस्तावेज और लैपटॉप के बाद अब आरव के पास हर उस टुकड़े की तस्वीर थी जो इस जटिल कहानी को पूरा करता था। लेकिन तस्वीर पूरी होते ही उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी। यह एक ऐसा ढांचा था जिसे उसने खुद बनाया था, एक व्यवस्था, एक सत्ता, एक चुप्पी, और आज उसी की नींव दरक रही थी। उस शाम जब मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी, आरव अपने पुराने कार्यालय की इमारत की छत पर अकेला खड़ा था। नीचे गाड़ियां चल रही थीं,
लोग भाग रहे थे, जिंदगी हमेशा की तरह तेज थी। लेकिन आरव की दुनिया एकदम ठहर गई थी। कबीर उसके पास आया। वो मिल गया है, उसने कहा। आरव ने सिर घुमाया। समीर? नहीं, कबीर ने एक फाइल हाथ में पकड़ी थी। राजेश कुमार की पत्नी के साथ काम करने वाला एक पुराना मजदूर। नाम है सलीम शेख। उसने सारी बात रिकॉर्ड पर बताने को तैयार है। आरव ने फाइल ली और पलटने लगा। कागजों पर लिखे बयान में साफ लिखा था कि दुर्घटना से पहले मजदूरों ने साइट सुपरवाइजर को बिल्डिंग की दरारों के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। उस दिन राजेश सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था जब स्लैब गिरा। दुर्घटना नहीं थी, लापरवाही थी। सलीम का बयान अदालत में काफी असर डाल सकता है, कबीर बोला। अगर हम सच सामने लाना चाहते हैं तो यही मौका है। आरव ने गहरी सांस ली। और कंपनी का क्या होगा? सच्चाई से भागकर जो बच जाए वो कब तक टिकता है, कबीर ने जवाब दिया। अगले ही दिन आरव ने जया को यह सब बताया। जया ने चुपचाप सब सुना। फिर कहा, तो अब ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा अपराध है। हमारा नहीं, आरव ने कहा। ये उस सोच का अपराध है जिसमें हमने अपने फायदे के लिए इंसानियत को अनदेखा कर दिया। और रानी? जया ने पूछा। वो अब भी सवाल पूछने का हक रखती है, आरव बोला। और अब हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। उसी दोपहर समीर कपूर ने एक वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए वह वीडियो हर न्यूज चैनल पर चलने लगा। आरव मेहता और उनकी पत्नी ने एक मजदूर की मौत को छुपाया। दस्तावेज मेरे पास हैं। ये लोग समाज के सामने आदर्श बनते हैं, लेकिन उनके पीछे एक झूठी दीवार है। मैं इस झूठ को तोड़ूंगा। वीडियो में समीर ने कई डॉक्यूमेंट्स की झलक दिखाई, लेकिन उससे पहले ही आरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी। मुंबई प्रेस क्लब के सभागार में भीड़ जमा हो चुकी थी। सबको लगा था कि मेहता ग्रुप अब एक लंबी लीगल लड़ाई की तैयारी में होगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। स्टेज पर आरव और जया साथ खड़े थे। आरव ने माइक संभाला। आज मैं एक सच्चाई लेकर आपके सामने खड़ा हूं, एक ऐसी सच्चाई जिसे मैंने और मेरी पत्नी ने वर्षों तक छिपाया। 10 साल पहले हमारी एक निर्माण साइट पर एक मजदूर की जान गई। उसका नाम था राजेश कुमार। यह एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि लापरवाही का नतीजा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव ने आगे कहा, हमने उस समय उस दुर्घटना की लीगल प्रक्रिया को जल्दबाजी में बंद करवाया। हमने सोचा कि ये कंपनी की रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन हमने एक इंसान की जिंदगी को नजरअंदाज किया। आज हम उस अपराध को स्वीकार करते हैं। फिर उसने जया की ओर देखा। जया ने भी माइक लिया। मैं उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने वाली लीगल हेड थी। मैं डरी थी। मैंने अपने करियर और अपनी शादी को बचाने के लिए एक बच्ची का भविष्य छीन लिया। आज मैं रानी से माफी मांगती हूं और हर उस मजदूर से जो सिर्फ एक संख्या बनकर रह गया। इसके बाद आरव ने घोषणा की, हम राजेश कुमार श्रमिक न्यास की स्थापना करेंगे, जिसमें कंपनी का सालाना मुनाफा का 5% मजदूरों के परिवारों और उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए दिया जाएगा। रानी इस ट्रस्ट की पहली लाभार्थी होगी और उसकी संरक्षक मेरी पत्नी जया होंगी, अगर वह चाहें। प्रेस ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन आरव ने हाथ उठाकर कहा, आज सवाल नहीं, सिर्फ उत्तर। उसी शाम रानी एक एनजीओ सेंटर में टीवी देख रही थी। जब उसने देखा कि आरव और जया ने उसका नाम सार्वजनिक रूप से लिया है, तो वह चौंक गई। पहली बार किसी ने उसकी कहानी को खुद स्वीकार किया था, न कि उसे छुपाया।
एनजीओ की प्रमुख मिसेस प्रभा उसके पास आईं। क्या तुम चाहोगी कि उनसे मिलो? रानी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, शायद अब मिल सकती हूं। अब मुझे डर नहीं लगता। समीर कपूर को 2 दिन बाद पुलिस ने दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध दस्तावेज, ब्लैकमेलिंग के सबूत और मेहता ग्रुप से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मिली। उसकी चालाकी अब कानून की गिरफ्त में थी। लेकिन आरव जानता था कि असली लड़ाई अदालतों में नहीं, आत्मा के भीतर लड़ी जाती है। और उस लड़ाई में वह अब पीछे नहीं हटेगा। रात को घर लौटते समय जया ने आरव से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि रानी हमें कभी माफ करेगी? आरव ने कुछ पल सोचा। फिर बोला, शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन माफी मांगने का मतलब यही नहीं होता कि हम उसे मिलें। इसका मतलब होता है कि हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। जया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। सालों बाद उनके बीच कोई बात बिना बोले भी समझ में आ गई थी। अब जब सच सामने था तो हर चोट, हर गलती, हर डर सब कुछ नए सिरे से देखने का अवसर दे रहा था। कभी कभी सबसे कठिन क्षमा वह होती है जो हम खुद को देते हैं। लेकिन वहीं से शुरू होता है परिवर्तन का रास्ता। रात के सन्नाटे में जब शहर की चकाचौंध पीछे छूट जाती है और इंसान अपने सबसे गहरे सवालों के साथ अकेला रह जाता है, वहीं से कुछ असली कहानियां जन्म लेती हैं। रानी अब एक ऐसी ही कहानी की नायिका बन चुकी थी जिसका जीवन अब तक सिर्फ संघर्ष और छुपी हुई सच्चाइयों के बीच बीता था। समीर कपूर की गिरफ्तारी और आरवज्जा की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति ने न सिर्फ मीडिया में भूचाल ला दिया था, बल्कि एक साधारण सी लड़की को पूरे देश की निगाहों में ला खड़ा किया था। अब लोग जानना चाहते थे, कौन है ये रानी? कैसी है वो बच्ची जिसने एक अरबपति के जीवन की नींव हिला दी? लेकिन रानी खुद अब भी एक सवाल के बीच खड़ी थी, क्या वह सच में किसी बदलाव का हिस्सा बन चुकी है या सिर्फ एक मोहरा थी किसी बड़े खेल में? उस दिन एनजीओ सेंटर में एक विशेष मुलाकात की तैयारी चल रही थी। आरव और जया ने औपचारिक रूप से रानी से मिलने की इच्छा जताई थी। प्रभा मैडम, जो सेंटर की संचालिका थीं, ने पहले रानी से पूछा था, क्या तुम तैयार हो? रानी ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं मिलूंगी, लेकिन पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? प्रभा ने पूछा। क्या वो सच में बदल सकते हैं? रानी की आवाज में एक बच्ची का मासूम संदेह और एक बड़े घाव की गहराई थी। प्रभा ने मुस्कुराकर कहा, हर कोई बदल सकता है, लेकिन सच्चा बदलाव तब होता है जब हम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बदलें। आज वो इसीलिए आ रहे हैं, अपने सच के लिए। सेंटर के छोटे से गार्डन में 3 कुर्सियां रखी गई थीं। फूल खिले हुए थे, लेकिन माहौल गंभीर था। कुछ पत्रकार बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रभा ने मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। यह मुलाकात सिर्फ 3 लोगों के बीच होनी थी, एक लड़की, एक औरत जिसने गलती की थी, और एक पुरुष जो अब गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था। आरव और जया भीतर आए। दोनों ने सादा कपड़े पहने थे, कोई औपचारिकता नहीं, कोई दिखावा नहीं। रानी दूर खड़ी थी, हल्के नीले रंग की सलवार कमीज में, बालों को ढीले से बांधा हुआ, हाथों में हल्की कंपकंपी लेकिन चेहरा स्थिर। आरव ने आगे बढ़कर कहा, रानी, हम जानते हैं कि माफी मांगना काफी नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बिना माफी मांगे जीना भी सही नहीं है। जया ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को कभी देखा नहीं था, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें हर रोज अनदेखा किया। मैं तुम्हें ये कहने नहीं आई कि मुझे माफ कर दो, बल्कि ये बताने आई हूं कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। रानी कुछ पल चुप रही। फिर उसने आरव से पूछा,
आपने जब पहली बार मेरे बारे में सुना, क्या आपको विश्वास हुआ था? आरव ने तुरंत कहा, नहीं। मैं सच्चाई से भागता रहा था। मुझे आदत हो गई थी सब कुछ कंट्रोल में रखने की। लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका, सच का सामना। तो आप अब क्या करना चाहते हैं? रानी की आंखों में अब भी संदेह था, लेकिन उसका स्वर ज्यादा कठोर नहीं था। जया ने धीरे से कहा, हम चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने सपनों को जी सको। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी पहचान सिर्फ एक पीड़िता की हो। हम चाहते हैं कि तुम एक उदाहरण बनो। और आप दोनों, रानी ने सवाल दागा, आप दोनों अब क्या बनना चाहते हैं, हीरो या इंसान? आरव थोड़ा हंसा, पहली बार इस मुलाकात में। हम सिर्फ इंसान बनना चाहते हैं, रानी। हीरो बनने की कोशिश ने ही हमें गलत रास्तों पर डाला था। रानी ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन अब डर नहीं था। ठीक है, उसने कहा। मैं माफ नहीं कर सकती, अभी नहीं। लेकिन मैं आपको सुन सकती हूँ। और शायद कभी समझ भी सकूं। तीनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। उस खामोशी में एक बोझ गिरा, एक नई शुरुआत की आहट हुई। उस शाम रानी ने अपने कमरे में बैठकर अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर को देखा। जो तस्वीर उसे प्रभा मैडम ने एक दिन पुराने निर्माण श्रमिकों के दस्तावेजों से खोज कर दी थी। उसमें उसके पिता मुस्कुरा रहे थे, कंधे पर ईंटों का बोझ था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। रानी ने धीरे से तस्वीर को छूते हुए कहा, आपको खोया, लेकिन शायद खुद को नहीं खोने दूंगी अब। उसी रात उसने अपनी डायरी में पहली बार कुछ लिखा। मैं अब सिर्फ एक लड़की नहीं हूं जो सड़क पर चिल्लाई थी। मैं वो आवाज हूं जो चुप रहकर नहीं जी सकती। और अगर मेरा सच किसी और की नींद तोड़े तो वो अच्छी बात है। दूसरे दिन एनजीओ में एक नई योजना पर काम शुरू हुआ। रानी को अब राजेश कुमार श्रमिक न्यास की छात्रवृत्ति के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई का प्रस्ताव दिया गया। प्रभा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो, रानी? रानी ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन यहीं रहकर। मैं उन बच्चों के बीच रहना चाहती हूँ जो आज भी सड़कों पर हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद वो आवाज भी चली जाएगी। प्रभा मुस्कुरा दी। तुमने बहुत जल्दी समझ लिया कि बदलाव कैसे आता है, अंदर से। आरव और जया जब ये बात सुनने आए तो हैरान रह गए। तुम सच में यहीं रहना चाहती हो? जया ने पूछा। हाँ, रानी ने कहा। आप लोगों ने मुझे देखा, सुना, समझा, अब मेरी बारी है कि मैं किसी और को सुनूं। आरव ने कहा, हम तुम्हारी हर इच्छा का समर्थन करेंगे। लेकिन वादा करो, पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। वादा, रानी ने मुस्कुराकर कहा। उस मुस्कान में एक लड़की नहीं, एक नई पीढ़ी थी जो अब सच्चाई से डरती नहीं थी, बल्कि उससे संवाद करना जानती थी। अब तक रानी एक किरदार थी इस कहानी में, लेकिन अब वो इसकी आत्मा बन चुकी थी। जिसने सबसे पहले चिल्लाकर कहा था, खाना मत खाओ, जहर है, और अब वह सबको सिखा रही थी कैसे जहर को भी दवा में बदला जा सकता है। कभी कभी क्रांति एक चिल्लाहट से नहीं, एक शांत स्वीकृति से शुरू होती है। और रानी अब उसी क्रांति का नाम थी। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था, लेकिन आरव मेहता के मन में अब भी अंधकार बाकी था। वह जानता था कि आज का दिन केवल उसके और जया के लिए नहीं, बल्कि रानी और उन सैकड़ों गुमनाम मजदूरों के लिए भी निर्णायक था, जिनकी कहानियां किसी फाइल में दबी रह गई थीं। आज अदालत में समीर कपूर की पहली पेशी थी, और उसी के साथ आरव और जया को भी गवाही देने के लिए बुलाया गया था। यह एक असाधारण मामला था, एक व्यवसायी जिसने खुद अपने खिलाफ गवाही देने का फैसला किया था।
मीडिया इसे नैतिक विद्रोह कह रही थी तो कुछ लोग इसे एक नाटक मान रहे थे। लेकिन आरव जानता था यह कोई प्रदर्शन नहीं था। यह वह बोझ था जिसे अब और नहीं उठाया जा सकता था। सुबह 7 बजे आरव तैयार हो गया। उसने काले रंग का सादा कुर्ता पहना, कोई सुरक्षा घेरे नहीं लिए, कोई बयान नहीं दिया। जया भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, जैसा आत्मविश्वास एक अपराध स्वीकारने के बाद आता है, जब इंसान खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है। कबीर पहले से ही अदालत परिसर में मौजूद था। जैसे ही आरव और जया पहुंचे, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कैमरे, सवाल, आवाजें सब शोर कर रहे थे। लेकिन दोनों सिर्फ एक दूसरे की ओर देखकर आगे बढ़ते गए। अदालत के भीतर माहौल गंभीर था। जज ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। समीर कपूर के वकील ने शुरुआत की एक सुनियोजित दलील के साथ। माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल एक भ्रष्ट कंपनी का शिकार है। उसने केवल सच्चाई उजागर की है। अगर उसने कोई रास्ता गलत चुना भी तो उसकी नीयत साफ थी। जज ने पूछा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपके मुवक्किल ने ब्लैकमेलिंग की? वकील थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा, वो परिस्थितियों का दबाव था। इसके बाद सरकारी वकील ने समीर के खिलाफ कड़ी दलीलें पेश की। अवैध दस्तावेज रखना, धमकी देना, एक प्रतिष्ठित व्यवसायी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और एक बच्चे को डराने की कोशिश करना। फिर आरव को गवाही के लिए बुलाया गया। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। आरव माइक के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन भावनाओं से भरी। माय लॉर्ड, उसने कहा, आज मैं यहाँ एक शिकायतकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वीकारकर्ता के रूप में खड़ा हूँ। मैंने अपने करियर में कई इमारतें बनाई, लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती तब की जब एक टूटती हुई दीवार को बचाने के लिए एक जान को नजरअंदाज किया। आप कब जान गए कि उस मजदूर की मौत लापरवाही की वजह से हुई थी? जज ने पूछा। मैंने उस वक्त रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, आरव ने जवाब दिया। मेरे भरोसे के लोग, जिनमें मेरी पत्नी भी शामिल थी, ने कागजी काम संभाला। लेकिन गलती मेरी थी, क्योंकि मैं जानबूझकर अंधा बना रहा। क्या आप मानते हैं कि समीर कपूर जो कर रहा था वो सिर्फ एक जवाब था उस अन्याय का? शायद, आरव बोला। लेकिन सच को सामने लाने के लिए भी एक नैतिक रास्ता होता है। समीर ने सच को हथियार बनाया, न्याय को नहीं। इसके बाद जया गवाही के लिए खड़ी हुई। मैंने दस्तखत किए थे, जया ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने उस मौत को कागज पर दुर्घटना बना दिया। मैं दोषी हूं, लेकिन मैं अपने अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कोर्टरूम में सन्नाटा था। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि एक हाई प्रोफाइल मामला इस तरह मोड़ लेगा, जहां आरोपी खुद ही अपना दोष माने। अदालत ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। बाहर पत्रकारों की भीड़ और बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बार उनके सवालों में आरोप कम, आश्चर्य ज्यादा था। क्या आपने रानी से बात की? एक पत्रकार ने आरव से पूछा। हाँ, आरव ने कहा। और उसी ने हमें हिम्मत दी ये सच बोलने की। ब्रेक के बाद अदालत में एक गवाह पेश किया गया, सलीम शेख। वह मजदूर जिसने राजेश कुमार की मौत की पूरी कहानी देखी थी। उसकी गवाही सीधी, साफ और प्रभावशाली थी। हमने बार बार कहा था कि बिल्डिंग में दरारें हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। राजेश भाई ईमानदार आदमी थे। वो चुप नहीं रह सकते थे। उसी की कीमत उन्होंने अपनी जान से चुकाई। जज ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि उस समय कंपनी का कौन प्रतिनिधि मौजूद था? साइट सुपरवाइजर समीर कपूर ही था, सलीम ने जवाब दिया। वही कहता था, काम करो, सवाल मत उठाओ। अब समीकरण बदल चुके थे। समीर का चेहरा तमतमाया हुआ था।
उसने कोर्ट में खड़े होकर चिल्लाने की कोशिश की, ये सब झूठ है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। जज ने शांत स्वर में कहा, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, लेकिन चीखकर सच नहीं बदलता। दिन के अंत में अदालत ने कार्यवाही स्थगित की और अंतिम निर्णय के लिए तारीख तय की 1 हफ्ते बाद। आरव और जया जब कोर्ट से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने ताली बजाई। कोई उन्हें साहसी कह रहा था तो कोई पाखंडी, लेकिन दोनों के चेहरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे सिर्फ चुपचाप अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। शाम को रानी एनजीओ की बाल लाइब्रेरी में बैठी थी। उसने टीवी पर कोर्ट की कवरेज देखी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं देख पाई। उसने स्क्रीन बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। प्रभा उसके पास आई। तुम ठीक हो? रानी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे एक बहुत भारी दरवाजा खुल गया है, और अब उस दरवाजे के पार मुझे भी जाना है। कहाँ? प्रभा ने पूछा। शायद वहां, रानी ने कहा, जहां किसी और रानी को ये सब न झेलना पड़े। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं, उद्देश्य था। अदालत में क्या होगा, क्या सजा मिलेगी, क्या ट्रस्ट अपना वादा निभाएगा, ये सब बात की बातें थीं। इस वक्त जो सबसे जरूरी था वो ये था कि एक बच्ची जिसने सच देखा अब खुद उस सच की रक्षक बन चुकी थी, और अब उसकी कहानी किसी और की भी कहानी बनने को तैयार थी। मुंबई की सर्द सुबह धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन रानी की आंखों में रात अब भी जाग रही थी। उसने उस रात ज्यादा नींद नहीं ली थी। सिरहाने रखी अपनी डायरी को खोलते हुए उसने एक लाइन लिखी, अब जब आवाज उठाना सीखा है तो चुप रहना मुमकिन नहीं रहा। एनजीओ की लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर वह अखबार पढ़ रही थी। हर अखबार की हेडलाइन एक जैसी थी, समीर कपूर की साजिश बेनकाब, मेहता दंपति की गवाही से अदालत में हलचल, रानी सच्चाई की सबसे छोटी गवाह। उसे इन सब की कोई खुशी नहीं थी, न ही कोई गर्व। उसके भीतर जो कुछ पल रहा था वह था एक अजीब सा खालीपन, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी जो सब कुछ बिखेरने के बाद रुक तो जाती है, पर सब कुछ वैसा नहीं छोड़ती जैसा पहले था। उसी समय प्रभा मैडम उसके पास आईं। तुमसे कोई मिलने आया है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कौन? रानी ने पूछा। कोई पत्रकार नहीं, प्रभा ने मुस्कुराकर कहा। एक महिला है। उसने अपना नाम रेवती बताया है। कहती है कि वह तुम्हारे पिता के गांव से है। रानी चौंकी। कुछ देर बाद सेंटर के स्वागत कक्ष में रानी एक सावली, उम्रदराज महिला के सामने बैठी थी। उसके कपड़े सादे थे, आंखें थकी हुई लेकिन भावुक थीं। मैं रेवती हूं, महिला ने कहा। राजेश भैया के साथ हमारे पति भी काम करते थे। हादसे के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तुम्हारा पता चल सके, लेकिन तुम जैसे गायब हो गई थी। रानी कुछ बोल नहीं पाई। शब्द नहीं मिले। रेवती ने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी आंखें अब भी वैसी ही हैं जैसी तुम्हारी मां की थीं, कड़ी लेकिन सच बोलने वाली। इस मुलाकात ने रानी के भीतर कुछ और खोल दिया। ये कोई बड़ा खुलासा नहीं था, न ही कोई रहस्य, लेकिन यह एक और सच था जो उसके अतीत से जुड़ा था। उसके पिता की कोई पहचान थी, कोई उन्हें याद करता था। वो सिर्फ एक मृतक संख्या नहीं थे। रेवती ने एक पुराना स्कार्फ उसे दिया। तुम्हारी मां ने सिलाई की थी। राजेश भैया इसे हमेशा अपने बैग में रखते थे। हादसे के दिन भी यही था उसके पास। बच गया, जैसे कुछ हिस्से बचे रह जाते हैं स्मृति बनकर। रानी ने स्कार्फ को धीरे से हाथ में लिया।
उसकी उंगलियां उस कपड़े की तहों में जैसे अपने पिता की आवाज ढूंढ रही थीं। उसी दिन आरव और जया एनजीओ सेंटर पहुंचे। वे रानी से मिलने नहीं आए थे, बल्कि एक प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने प्रभा से कहा, हम ट्रस्ट की औपचारिक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उसका पहला भाषण रानी को देना चाहिए। यह उसका अधिकार है। प्रभा मुस्कुराई। मैं उससे बात करूंगी। लेकिन अगर आप दोनों चाहते हैं कि वो सच में इस मिशन का हिस्सा बने, तो आपको उसे नेतृत्व देना होगा, सहानुभूति नहीं। आरव सिर झुकाकर बोला, हम अब सीख रहे हैं। रानी को जब यह बताया गया तो वह चुप रही। फिर पूछा, क्या मैं वहां सिर्फ भाषण देने जाऊंगी या कुछ बदल भी पाऊंगी? तुम जो चाहो वो कर सकती हो, प्रभा ने कहा। 4 दिन बाद मेहता ट्रस्ट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। स्थान कोई आलीशान होटल नहीं, बल्कि उसी निर्माण स्थल का पास का मैदान था जहां राजेश कुमार की मौत हुई थी। यह आरव का आग्रह था, गलती वहीं स्वीकार हो जहां वो हुई थी। कुर्सियां बिछाई गईं। मजदूरों के परिवार, एनजीओ कार्यकर्ता, कुछ मीडिया और स्थानीय बच्चे इकट्ठा हुए। स्टेज पर एक छोटा सा बैनर लगा था, राजेश कुमार श्रमिक न्याय न्यास, शुरुआत एक सच्चाई से। रानी को मंच पर बुलाया गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वो माइक के सामने खड़ी हुई। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सामने बैठे मजदूरों के चेहरों पर टिक गईं। कुछ बूढ़े थे, कुछ थके हुए, कुछ सहमे हुए। और कुछ बच्चे भी थे जो शायद सोच रहे थे कि इतनी छोटी लड़की क्या कहेगी। फिर रानी ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ एक बच्ची थी जो सड़क पर भीख मांगती थी। मुझे नहीं पता था कि सच बोलना भी किसी को ताकतवर बना सकता है। लेकिन जब मैंने पहली बार डर के बावजूद वो चीख लगाई थी, तब मैं अकेली नहीं थी। मेरे पिता मेरे साथ थे। उसने सांस ली। मैं आज यहाँ इसीलिए नहीं खड़ी कि मुझे सम्मानित किया जाए। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मेरे जैसे कई बच्चे अब भी वहाँ हैं जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं, जिनका नाम किसी फाइल में भी दर्ज नहीं होता। ये ट्रस्ट मेरे पिता के नाम पर है। लेकिन इसका काम सिर्फ उनका नाम जीवित रखना नहीं, बल्कि वो आवाज बनना है जो अक्सर ईंटों और गिट्टी के नीचे दबा दी जाती है। भीड़ अब ताली नहीं बजा रही थी। सब सुन रहे थे। ध्यान से, गंभीरता से। मैं चाहती हूं कि हर मजदूर की बेटी को पढ़ाई का हक मिले। मैं चाहती हूं कि अगर कहीं और कोई दुर्घटना हो तो वह सिर्फ फाइलों में बंद न हो, बल्कि उसे रोका जाए। और सबसे जरूरी, मैं चाहती हूं कि कोई बच्चा फिर कभी यह न कहे कि खाना मत खाओ, जहर है। मैं चाहती हूं कि यह देश ऐसा बने जहां खाने में नहीं, सोच में जहर खत्म हो। उसने माइक रखा और चुपचाप वापस बैठ गई। स्टेज पर कोई संगीत नहीं चला, कोई होर्डिंग नहीं उड़े। लेकिन उस दिन कुछ बहुत भारी टूटकर जमीन पर गिरा था, एक चुप्पी, एक डर, एक लंबा जमा हुआ अपराध। और वहां से एक आवाज उठी थी, राख से, पीड़ा से, पछतावे से। रानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह दिशा बन गई थी। जो अतीत को जानती थी, वर्तमान से लड़ती थी और भविष्य को बदलने चली थी। और यह यात्रा अभी बाकी थी। समारोह के बाद सब कुछ जैसे धीमे धीमे अपनी गति पकड़ने लगा था। ट्रस्ट की शुरुआत हो चुकी थी। मीडिया अब रानी को आवाज की लड़ाई की सबसे कम उम्र की नेता कहने लगी थी। लेकिन उसके लिए ये उपाधियां मायने नहीं रखती थीं। वह जानती थी, असली काम अब शुरू हुआ है। रानी ने एनजीओ में रहना जारी रखा। उसने बोर्डिंग स्कूल के प्रस्ताव को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन अब वह ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रही थी और साथ ही सप्ताह में 2 दिन बच्चों को पढ़ाने भी लगी थी।
प्रभा मैडम उसे देखकर अक्सर मुस्कुराती थीं। तुम अब सिर्फ सीख नहीं रही, सिखा भी रही हो, उन्होंने एक दिन कहा। रानी ने जवाब दिया, कभी कभी सिखाने से पहले जीना जरूरी होता है। मैं वही कर रही हूँ। ट्रस्ट की पहली पहल मजदूरों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड की शुरुआत थी। इसका नाम रानी ने खुद रखा, अधूरी किताबें पूरी करें। इस फंड के अंतर्गत देश भर में उन बच्चों को मदद दी जा रही थी जिनके माता पिता निर्माण स्थलों पर काम करते हुए घायल या मृत हो चुके थे। रानी खुद उन परिवारों से मिलती थी, बच्चों से बात करती, उनका नाम, उनकी रुचियां, उनके सपने पूछती थी। एक बार एक बच्चा उससे बोला, दीदी, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहती थीं? रानी थोड़ी देर चुप रही। फिर कहा, मैं बस जिंदा रहना चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे लोग बड़े होकर ये दुनिया बदल दो। दूसरी ओर आरव और जया अब ट्रस्ट के काम में पूरी तरह शामिल हो चुके थे। आरव ने अपने बिजनेस का प्रबंधन एक नई टीम को सौंप दिया और खुद केवल निगरानी की भूमिका में आ गया। जया अब नियमित रूप से महिला श्रमिकों से मिलती थी, उनके लिए कानूनी जागरूकता सत्र आयोजित करती, उन्हें उनके अधिकार समझाती। उसकी आंखों में अपराध बोध की जगह अब उत्तरदायित्व था। एक दिन रानी ने जया से पूछा, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप मजदूरों की वकील बनेंगी? जया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन शायद मुझे हमेशा यही बनना था, बस देर से समझ आया। अदालत में समीर कपूर के मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। सभी गवाहियां, दस्तावेज और परिस्थितियां एक ही ओर इशारा कर रही थीं कि समीर ने न सिर्फ एक पुरानी त्रासदी को राजनीतिक हथियार में बदला, बल्कि एक नाबालिग को डराने की कोशिश कर गंभीर अपराध किया। अदालत ने समीर को दोषी पाया। उसे 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से 2 साल सश्रम कारावास थे। फैसले के दिन आरव, जया और रानी तीनों कोर्ट में मौजूद थे। समीर को जब हथकड़ियों में बाहर लाया गया तो उसकी नजरें रानी से मिलीं। कुछ क्षण को वह रुका। उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, सिर्फ पराजय थी। और रानी की आंखों में कोई घृणा नहीं, सिर्फ शांति थी। बाहर निकलते ही जया ने रानी से पूछा, कैसा लग रहा है? रानी ने कहा, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया है और अब मैं उस आवाज को पीछे छोड़ सकती हूं जो हर रात मुझे डराती थी। समय बीतने लगा। ट्रस्ट की पहुंच अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुकी थी। कई राज्यों में इसकी शाखाएं खुल गई थीं। एक दिन रानी को दिल्ली के एक बड़े शिक्षा सम्मेलन में बोलने के लिए बुलाया गया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं आती, अनुभवों से भी आती है। मैंने सड़कों पर जीकर सीखा कि कुछ बच्चों के पास नाम तक नहीं होते। मैंने सीखा कि अगर आपकी कहानी कोई नहीं सुने तो आपको उसे खुद बोलना होता है। और मैंने ये भी सीखा कि गलती करने वाले भी बदल सकते हैं अगर वे चाहें तो। उस भाषण का वीडियो वायरल हो गया। लेकिन रानी सोशल मीडिया से दूर रहती थी। उसे शोर नहीं चाहिए था, उसे बदलाव चाहिए था और वह जानती थी वह बदलाव धीरे धीरे, एक चेहरा, एक कहानी, एक कदम से आता है। 1 साल बाद राजेश कुमार की पुण्यतिथि थी। ट्रस्ट ने तय किया कि उस दिन हर साल एक श्रम गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन रानी ने एक छोटा भाषण दिया। आज मैं अपने पिता को याद नहीं कर रही, मैं उन्हें धन्यवाद दे रही हूं। उन्होंने जो सपना नहीं देखा वो सपना अब मेरे सामने है और मैं उसे पूरा करूंगी। वह मंच से नीचे उतरी तो सामने जया खड़ी थी, आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ। मैंने तुम्हें बेटी कभी कहा नहीं, जया ने कहा, लेकिन तुम्हें वैसे ही महसूस किया हमेशा। रानी ने उसके हाथ थाम लिए।
मुझे अब शब्दों की जरूरत नहीं, माँ। आरव थोड़ी दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे सालों बाद उसकी आत्मा को शांति मिली हो। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। रानी ने आगे चलकर सामाजिक कार्य में पढ़ाई की। उसने एक देशव्यापी पहल शुरू की, नाम दो, जिसके तहत सड़कों पर रहने वाले हजारों बच्चों को पहचान पत्र, स्कूल दाखिला और सुरक्षा दी जा रही थी। हर बच्चा जिससे वह मिलती, उसे वह कहती, तुम सिर्फ एक संख्या नहीं हो, तुम एक कहानी हो, और मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी कहानी। कभी जो बच्ची सड़क पर खड़े होकर चिल्लाई थी, खाना मत खाओ, जहर है, अब वह हजारों बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे अपनी आवाज को जिंदा रखा जाए। एक सुबह प्रभा मैडम ने रानी से पूछा, अब जब सब ठीक हो गया है, तुम क्या करोगी? रानी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अब मैं वो बनूंगी जो मैं पहले कभी सोच भी नहीं पाई थी, एक रोशनी जो अंधेरे में रहकर भी बुझती नहीं। और यही उसकी कहानी थी। एक कहानी जो दर्द से शुरू हुई पर आशा पर खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जो अब अकेली उसकी नहीं थी, वह हम सबकी थी। समाप्त।